नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या यह राजनीति के पुराने दिग्गजों में से कोई और चेहरा होगा या कोई अप्रत्याशित, कोई ऐसा जो नेपालियों की एक पूरी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हो? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, बालेन शाह, वो युवा मेयर जिसने जेन जी की कल्पना को उड़ान दी, नेपाल सरकार की कमान संभालते हुए। रोमांचक या भयानक? शायद दोनों। लेकिन सच यह है, नेपाल के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह हर एक नेपाली के भविष्य के बारे में है। अभी टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे टीनेजर से लेकर अपने पोते पोतियों के देश छोड़ने की चिंता कर रही दादी तक। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ले जाऊंगा, बताऊंगा कि प्रधानमंत्री वास्तव में कैसे चुना जाता है, और यह पता लगाऊंगा कि क्या बालेन शाह जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में शीर्ष पर पहुंच सकता है। और मेरा विश्वास कीजिए, आप अंत में आने वाला ट्विस्ट जरूर सुनना चाहेंगे। ईमानदारी से कहूं तो बहुत से नेपाली निराश महसूस करते हैं। वही नाम नेतृत्व में बार बार आते रहते हैं, प्रचंड, ओली, देउबा, और फिर भी समस्याएं वही रहती हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अस्थिरता। आपके लिए एक सवाल है, 1990 के दशक से अब तक नेपाल ने कितनी बार अपना प्रधानमंत्री बदला है? जवाब है 2 दर्जन से ज्यादा बार। यह हर साल अपना फोन बदलने जैसा है, सिवाय इसके कि बेहतर फीचर्स के बजाय आपको अक्सर ज्यादा गड़बड़ियां मिलती हैं। इस लगातार अस्थिरता ने एक बात साफ कर दी है, लोग बदलाव के भूखे हैं, और यहीं पर बालेन शाह जैसे नाम सामने आते हैं। एक मेयर जो सीधे युवाओं से बात करता है, व्यवस्था को चुनौती देता है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं, कानूनी शब्दावली से आपको बोर किए बिना। नेपाल का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, इसके बजाय यह संसदीय संख्या का खेल है। इसे ऐसे समझें, कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा एक कप्तान चुन रही है, लेकिन छात्रों के सीधे मतदान करने के बजाय केवल क्लास मॉनिटर ही फैसला करते हैं। प्रक्रिया यह है, संसदीय बहुमत, राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। गठबंधन की राजनीति, यदि किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो पार्टियां गठबंधन बनाने के लिए दौड़ भाग करती हैं। कल्पना कीजिए कि राजनीतिक नेता आधी रात को भाग दौड़ कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, मंत्रालयों का वादा कर रहे हैं। यह स्पीड डेटिंग के राजनीतिक संस्करण जैसा है। विश्वास मत, एक बार प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद उन्हें 30 दिनों के भीतर बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। इसमें असफल होने पर बूम सरकार गिर जाती है। तो संक्षेप में, जनता के बीच लोकप्रिय होना ही काफी नहीं है, आपको संसद के अंदर संख्या की जरूरत है। यही वह लोहे का गेट है जो बालेन शाह जैसे किसी व्यक्ति और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच खड़ा है। अब बालेन शाह के बारे में बात करते हैं। आप उन्हें पसंद करें या नफरत, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने काठमांडू की राजनीति को हिलाकर रख दिया, प्रमुख दलों के उम्मीदवारों को हराया और युवाओं को यह महसूस कराया कि राजनीति आखिरकार उनके बारे में है। लेकिन क्या वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यहीं पर मुश्किल हिस्सा आता है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उनके पीछे कोई पार्टी मशीनरी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें या तो यह करना होगा, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना जो दर्जनों सीटें जीतने के लिए काफी मजबूत हो, या मौजूदा पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बातचीत करना। और यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है। जेन जी मतदाता, युवा, अधीर और डिजिटल प्रेमी तेजी से नेपाल का सबसे शक्तिशाली जनसांख्यिकीय समूह बन रहे हैं। लेकिन क्या जेन जी इस जुनून को वोटों में बदलेगी, या निराशा और पलायन, हर साल लाखों लोगों का देश छोड़ना उनकी आवाज को बिखरा हुआ रखेगा? यह लाख टके का सवाल है। डर यह है, अगर कुछ नहीं बदला तो नेपाल कमजोर गठबंधनों, अस्थिर सरकारों और देश छोड़कर जाने वाले युवा प्रतिभाओं के एक अंतहीन चक्र में फंस सकता है। हम एक ऐसा राष्ट्र बनने का जोखिम उठाते हैं जहां सबसे प्रतिभाशाली दिमाग अपना भविष्य घर को छोड़कर हर जगह देखते हैं। लेकिन उम्मीद यह है, नेतृत्व हमेशा वहां से नहीं आता जहां से आप उम्मीद करते हैं। किसने सोचा होगा कि एक रैपर से इंजीनियर बना व्यक्ति काठमांडू का मेयर बन जाएगा? नेपाल एक चौराहे पर है और अगला प्रधानमंत्री या तो एक और कामचलाऊ चेहरा हो सकता है, कोई जो सिर्फ कुर्सी गर्म रखता है, या एक परिवर्तनकारी नेता जो कहानी बदल दे। और हां, अगर राजनेता स्थिरता नहीं दे सकते तो शायद हमें मोमो बेचने वालों को ही देश चलाने देना चाहिए। कम से कम तब हर कोई एक बार के लिए तो संतुष्ट होगा। तो कौन होगा?
ओली, देउबा या प्रचंड जैसे अनुभवी दिग्गजों के लिए एक और दौर, या क्या एक नई लहर शायद बालेन शाह या उनके जैसे किसी के नेतृत्व में व्यवस्था को चौंका सकती है? यह देखने लायक है। युवा लामबंदी, अगर जेन जी वास्तव में भारी संख्या में मतदान करती है तो संसद का गणित नाटकीय रूप से बदल सकता है। तो नेपाल का अगला प्रधानमंत्री सिर्फ एक नाम नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि एक राष्ट्र के रूप में हम कहां जा रहे हैं। इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है, इस पर कि क्या हम जवाबदेही की मांग करते हैं, क्या हम वोट देते हैं, क्या हम हार मानकर चले जाने के बजाय रुककर निर्माण करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या बालेन शाह या उनके जैसा कोई वास्तव में यह कर सकता है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और शायद, बस शायद, अगला प्रधानमंत्री वही नेता हो सकता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं।